नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपकी जेब की, और आपकी जेब में आज खास बात होने वाली है आपकी लोन पर चल रही ईएमआईज पे। जी हाँ, ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो चुका है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती यहाँ पर हुई है और अब सभी को इंतजार है इस बात के आकलन का कि हमारे पैसे कितने बचेंगे। ईएमआई हमारे पर जो बोझ की तरह इतने समय से हमारी जेब पर असर कर रही है, उससे कब हमें निजात मिलेगा। तो आज इसका आकलन होगा शो में। ये तो बात हुई है लोन की, भले होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक और अहम मुद्दा हम बात करने वाले हैं जो है आपके फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो का। फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में अब पैसे लगाने का कहाँ मौका है। फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें भी कम होंगी। कुछ बैंकों ने तो यहाँ पर ऐलान भी कर दिया है, बंधन बैंक, एचडीएफसी, येस बैंक और कुछ विशेष स्कीम्स, डिपॉजिट स्कीम्स जो कि एसबीआई की तरफ से हैं, उनमें नया निवेश अब आना भी बंद हो गया है। तो एफडी की अगर ब्याज दरें यहाँ पर कम होगी तो पैसा आप कहाँ लगाएं, इस पर हम फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ घर खरीदारों को, जी हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर में हम जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट की बात करें या लग्जरी सेगमेंट की बात करें, कहां किसको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमानों से भी आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हम एक ईएमआई पर जो हम लोग ने आकलन किया हुआ है आपको दिखाएं, आपको समझाएं कि कितनी राहत आपको मिलने वाली है। यहाँ पर हमने कुछ अजम्पशंस किए हुए हैं, जैसे कि अगर आपका जो लोन है, होम लोन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे भी वो डेटा लेकर आएंगे। अगर अवधि इसके लोन की 20 साल की है, देखिए ये पूरा डेटा आपके सामने भी आ गया है। अवधि लोन की 20 साल है, ब्याज दर लगभग 9% हमने पकड़ी हुई है, अब घटकर हो जाएगी ये 8.5%। ठीक है, अब अगर 30 लाख का आपका लोन है, पुरानी ईएमआई देखिए लगभग 27,000 रुपये अब दे रहे थे, लेकिन अब उस ईएमआई में थोड़ी सी आपकी बचत होती हुई, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हर महीना आप देख सकते हैं 957 रुपये की बचत हो रही है हर महीना। सालाना आप देख सकते हैं लगभग 11,500 रुपये की ये बचत है। यही आंकड़ा अगर हम 50 लाख के लोन पर कंसिडर करना चाहें, बचत हो रही है लगभग 1,600 रुपये हर महीना, और साल भर बचत देखिए लगभग करीब 20,000 जो है आपकी सालाना बचत का आंकड़ा है, जहां तक हम ईएमआई की बात कर रहे हैं 20 साल के होम लोन के लिए। और अगर 75 लाख तक की आपकी लोन राशि अगर 75 लाख रुपए की है, और ऐसे में लगभग आप देख सकते हैं 30,000 रुपये तक का आपकी राहत बनती है जहां तक ईएमआई की बात है। नए कटौती के बाद अगर 9% के आसपास का आपका होम लोन की ब्याज दर थी, अब वो कट के 8.5% हो गई और इतनी बचत जो है आपको आती हुई दिखाई दे रही है। उसी हिसाब से 1.5 करोड़ तक का अगर आपकी लोन की राशि है तो लगभग यहाँ पर 57,500 की सालाना बचत होती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 4,800 रुपये आप कह सकते हैं हर महीना आपके ही पैसे बच रहे हैं। तो ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो असर है या ये वाकई जो फ़ायदा है ये आपको कब तक मिलेगा। आपका तो होम लोन चल रहा है, अब ऐसे में बैंकों ने क्या ये रेट कट पास ऑन आपको किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो कब तक करेंगे, और अभी भी अगर आपको अपनी ब्याज दर ऊंची लग रही है तो आगे आपके लिए किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ आपका खर्च और आपके निवेश की पूरी रणनीति जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। और अब वक्त आ गया है शो में आगे बढ़ने का, मेहमानों से आपको मिलाने का। AR हेमंत bankbazaar.com के मेरे साथ जुड़ गए हैं, पुनीत लाल है मेरे साथ PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड से, और संतोष कुमार है एनारॉक से। और ये तीनों ही एक्सपर्ट्स अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं, और एक एक करके इनसे हम समझते हैं कि इस कटौती को कैसे समझा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। हेमंत, सबसे पहले तो ईएमआई की राहत की ही बात होगी, बिकॉज इसी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। अच्छा, फरवरी में तो एक ऐलान हो गया था रेट कट का, लेकिन उसका फायदा अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है हेमंत, अब ये दूसरी रेट कट हुई है, लोग तो यही सोचे जा रहे हैं कि भैया इसका फायदा हमें मिलने कब वाला है। तो मांजरा क्या है, क्यों अब तक रेट कट का फायदा लोग नहीं उठा पा रहे हैं, खासतौर से जिनकी ईएमआई भारी पड़ रही है। करेक्ट, आई थिंक ये नंबर 1 सवाल है आज का, और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो कविता, इसमें सबसे पहले लोन बेंचमार्क्स को समझ लेते हैं। अगर आपने अपना लोन किसी बैंक से नॉट एनबीएफसी, अगर आपने लोन बैंक से लिया है अक्टूबर 2019 के बाद, तो आपका लोन रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक्ड है और आपका रेट कट इमीडिएटली या विद इन अ क्वार्टर आपको मिल जाएगा।
सो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो फरवरी में पहला रेट कट हुआ और मार्च 1 से मुझे मेरा रेट कट मिल गया। आज जो रेट कट हुआ है मुझे अगले महीने मई 1 से मिल जाएगा। बट हर बैंक इसको अपने अपने तरह से ऑपरेशनलाइज करते हैं। तो इन मोस्ट केसेस आपको जो आपका रेट कट है विद इन अ क्वार्टर आपको मिल जाएगा, अगर आपका लोन रेपो से डायरेक्टली लिंक्ड है तो। अब दूसरे किस्म के कस्टमर्स भी है मार्केट में जिन्होंने अक्टूबर 2019 के पहले लोन लिया था या फिर उन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है। सो अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया है, आपने किसी एनबीएफसी या होम फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली रेपो रेट से बेंचमार्क नहीं है। तो वहां पे आपका जो लेंडर है उसके पास थोड़ा डिस्क्रेशन है कि वो कब आपको रेट कट पास ऑन करेंगे या नहीं करेंगे या कितना करेंगे। सो आपको उनके साथ थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा समझने के लिए कि आपका रेट कट कब होने वाला है और कितना होने वाला है। और इसमें फिर लास्ट किस्म के जो कस्टमर्स हैं उन्होंने बैंक से लोन लिया है लेकिन अक्टूबर 2019 के पहले लिया था, तो उनका जो रेट है वो एमसीएलआर से लिंक्ड है। अभी कविता आपको याद होगा जब 2 साल पहले रेट्स बढ़ना शुरू हुए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या रेपो पे आ जाना चाहिए या एमसीएलआर पे ही रहना चाहिए। तो उस समय आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि हमको एमसीएलआर पे ही रहना है क्योंकि हमारा रेट कट जो है, हम रेट चेंज जो है वो 6 से 12 महीने में इंप्लीमेंट होगा क्योंकि यही हमारे लोन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सो वो 6 से 12 महीने तक हम रेट इंक्रीज से हम प्रोटेक्टेड हैं। बट अब रेट गिर रहे हैं तो आपको फिर उसका पेनल्टी भी भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आपको अब वो रेट कट 6 से 12 महीने बाद ही मिलेगा। ये जो ड्यूरेशन है वो आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होगा कि आपका रेट 6 महीने में या 12 महीने में चेंज हो जाएगा। तो आपको अपने लोन कॉन्ट्रैक्ट को रिफर करना चाहिए समझने के लिए कि आपका रेट चेंज कब होने वाला है। सो रेपो, एमसीएलआर और प्राइम लेंडिंग रेट, ये टिपिकली 3 बेंचमार्क है मार्केट में। और आपको रेट कट का इमीडिएटली फायदा उठाना है और फुल फायदा उठाना है तो आपको अपना लोन बैंक से ही लेना है और वो लोन रेपो से बेंचमार्क होना चाहिए, तभी आपको इसका फुल फायदा मिलेगा। कविता तो हेमंत, अब इस संदर्भ में हेमंत मेरा एक ये सवाल है, अब मान लीजिए एमसीएलआर के साथ आपका लोन लिंक्ड है, तो क्या ये वक्त आ गया है कि आप बदलवा लें, आप अपने लोन की रीफाइनेंसिंग करवा लें और ईबीएलआर की ओर जाएं, और अगर ऐसा जाते हैं तो किस तरह की फीस लगती है? ज़रा ये पेचीदगियां हैं मेरे ख्याल से। होता ये है कि पूरे प्रोसेस को समझना थोड़ा सा कठिन होता है लोगों के लिए। क्या अब भी मौका है ईबीएलआर में शिफ्ट होने का? अगर शिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट होने के कितने समय के बाद उनका फिर ब्याज दरों की सेटिंग होगी, रीसेटिंग पीरियड होगी? 3 महीना कहते हैं मेरे ख्याल से लग जाता है रेपो रेट के अनुसार अगर लिंक्ड है तो वो क्या समय और बढ़ा दिया जाएगा? अगर रीफाइनेंस करना है, दूसरे बैंक के पास मुझे जाना है, तो क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसा प्रोसेस होगा? श्योर। सो सबसे पहले एमसीएलआर से ईबीएलआर पे आना बिल्कुल पॉसिबल है। सो आपने अगर बैंक से अपना लोन लिया है, आप उनके पास एक रीफाइनेंस का या प्रोसेसिंग का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसमें टिपिकली कोई पेपर वर्क नहीं होता है, और आपको एक छोटा मोटा प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा और आपका बैंक लोन एमसीएलआर से ईबीएलआर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आप अपने बैंक से नेगोशिएट करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको आपके बैंक से अच्छा रेट नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि अपना लोन किसी और लेंडर के पास लेके जाएंगे। वो दूसरा बैंक हो सकता है या फिर कोई एनबीएफसी हो सकता है। बट मान लीजिए कि आपने बैंक में ही आपने ट्रांसफर किया, तो उसमें थोड़ा सा आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि एक नया लोन है। आप एक नए लेंडर के पास जा रहे हैं, आपको उसका पेपर वर्क, प्रोसेसिंग फी, लीगल फीस, ये सब चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपका पुराना लोन क्लोज कर दिया जाएगा और आपका नया लोन कम रेट पे होपफुली शुरू हो जाएगा। इसमें हमने जितने भी सिमुलेशंस देखे हैं, कैलकुलेशंस देखे हैं, टिपिकली आप जो लोन ले रहे हैं उसका आधा से 1% आप मान के चलिए ये पूरा आपका रीफाइनेंसिंग कॉस्ट आएगा। इसमें प्रोसेसिंग फी भी होगा, लीगल फी भी होगा, छोटे मोटे अलग अलग चार्जेस होते हैं। एक एमओडी चार्ज आपको देना पड़ेगा आपके लोन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आपका लोन का करीब 0.2% होता है। और अगर आप अपना पुराना लोन प्री क्लोज कर रहे हैं तो आपको फिर देखना पड़ेगा उधर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर प्री क्लोजर चार्जेस हैं कि नहीं।
और लास्टली जब आप नया लोन शुरू करेंगे वहां पे कुछ आपको शायद प्री ईएमआई इंटरेस्ट थोड़ा देना पड़ सकता है। सो ये कुल मिला के हमने देखा है कि आधा से 1% आपके लोन का आपको खर्चा आएगा। बट अच्छी बात यह है कि अगर आपको बहुत बेहतर रेट मिल रहा है कहीं और, अपने बैंक से या कहीं और से, तो आप जो खर्च कर रहे हैं वो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। सो एक अच्छा रेट डिफरेंस होगा करीब 50 बेसिस पॉइंट इस करंट सिनारियो में। और हम देख रहे हैं कि जो नए लोन्स हैं उनकी रेट्स, स्टार्टिंग रेट्स काफी कम है एग्जिस्टिंग लोन्स के रेट से। सो वो डिफरेंस आ जाता है, और जब वो डिफरेंस आप कम करा लेंगे तो आपको इजीली आपका जो जो भी खर्चा हुआ है रिफाइनेंस के दौरान या फिर बैलेंस ट्रांसफर के दौरान आराम से रिकवर हो जाएगा कविता। चलिए, अब लोन के जो मुख्य बिंदु हैं, जो राहत की बात है वो तो हमने समझ ली है, लेकिन अब थोड़ा सा निवेश की ओर हम जाते हैं और पुनीत पाल साहब से बात करना चाहेंगे। पुनीत, अब डेट के लिए सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो पूरा एनवायरनमेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना ग्लोबली भी एक नज़रिया दीजिएगा और साथ ही डोमेस्टिकली भी जो जो बातें निकल कर आई है आज पॉलिसी में गवर्नर साहब की तरफ से, इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, उस पर भी अपना प्रकाश बिंदु डालिएगा। अब रेट कट शुरू हो चुका है, ऐसे में हम अक्सर बात करते हैं फिक्स्ड इनकम में निवेश को लेकर क्या विकल्प हैं। और पुनीत, इंटरेस्टिंगली माहौल भी ऐसा है कि फिक्स्ड इनकम को आप अपने पोर्टफोलियो से दूर नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हमने देखा बीते कुछ सालों में तो अच्छा खासा कमाई आपकी हो भी रही थी ब्याज दरें बढ़ने के चलते, लेकिन अब क्योंकि रेट कट हो रहा है, लेकिन इतनी अनिश्चितता है बाकी ग्लोबली और इक्विटी मार्केट्स में भी, उसके साथ आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम को थोड़ी जगह दी जाए, क्योंकि आपको उतार चढ़ाव अगर पसंद नहीं है तो ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। अब क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कमाई के लिहाज से भी और सेफ्टी के लिहाज से भी? जी हाँ, आपने एकदम ठीक बोला। जिस तरह आज आरबीआई ने रेट कट किया है, प्लस अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है उसको चेंज करके उन्होंने अकोमोडेटिव कर लिया है न्यूट्रल से। इसका मतलब ये है कि आगे जाके हमको और रेट कट्स देखने को मिलेंगे। और जब रेट कट्स होते हैं तो मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नीचे आती हैं, उनका प्राइस बढ़ जाता है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे जो आपने डेट फंड्स में करा हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो आगे जाके रिटर्न्स बेटर होने की उम्मीद है। ऑलरेडी लास्ट एक साल में अगर हम देखें तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, जैसे गिल्ड फंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, या डायनामिक बॉन्ड फंड्स हैं, उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्लोज टू डबल डिजिट्स या हायर देन डबल डिजिट रिटर्न दिया है, क्योंकि यील्ड्स नीचे आए हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से आरबीआई ने आज अपना स्टांस चेंज किया है, और आरबीआई गवर्नर ने ये अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखते हुए जो भी पॉलिसी बनाएंगे आगे जाके वो उस लिहाज से शायद और रेट कट्स होंगे। और हमको पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड में ये लगता है कि आगे जाके एटलीस्ट 50 to 75 बेसिस रेट कट होने की और उम्मीद है, जिसका मतलब ये है कि आपके डेट फंड्स जो हैं वो अच्छा रिटर्न देते रहेंगे बिकॉज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे रेट कट्स होते हैं वैसे बॉन्ड यील्ड्स नीचे आते हैं, उनका प्राइस बढ़ जाता है और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो both from a safety and a return perspective, debt mutual funds काफी अच्छे लग रहे हैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए। एंड डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर्स रिस्क और इन्वेस्टमेंट होराइजन, दे कैन इन्वेस्ट राइट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड टू अ डायनामिक बॉन्ड फंड। और जहां तक ग्लोबल आपने बात करी, तो ग्लोबल के लिए काफी अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, लेकिन उसमें ये भी है कि जितना अनसर्टेन ग्लोबल लग रहा है उतना ही सर्टन डोमेस्टिक सिनेरियो लग रहा है। बिकॉज आज हम देखें तो इंडिया का ग्रोथ जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा, मतलब जीडीपी ग्रोथ हमारा सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एंड सेकेंडली इसमें ये भी है कि जो स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो आज हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो काफ़ी स्टेबल है। उस लिहाजे से अगर हम देखें तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया जो है वो रेट कट करता रहेगा, और बाहर की जो अनसर्टेनिटी है वो इंडिया में इम्पैक्ट करेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना कि बाकी देशों को करेगी। फ्रॉम अ सेफ्टी एंड अ रिटर्न पर्सपेक्टिव, डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए अच्छा टाइम है आज निवेश करने के लिए। ऑलराइट,
चलिए, यहाँ पर हमने और भी डेट पर सवाल पूछने हैं, लेकिन जैसे कि आपने पूरी समझाइश सामने रखी है, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर हमें विस्तार से बात करना होगा। इसके अलावा थोड़ा सा हम चाहते हैं कि घर खरीदारों पर भी फोकस करते हैं। संतोष कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और संतोष कुमार जी, सबसे पहले तो डिमांड सिनेरियो समझाइएगा, और इस रेट कट को मेरे ख्याल से सेक्टर वाइज भी आप देखें तो सलामी देंगे। लग्जरी हाउसिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका है ऑलरेडी। अफोर्डेबल हाउसिंग में मामला अभी भी थोड़ा सा गर्माहट मेरे ख्याल से हो ही रही है, लेकिन उस बीच अगर हम बाजार के लिहाज से देखें तो रियलिटी इंडेक्स कुछ खास परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस सब के बावजूद ज़मीन पर डिमांड कैसी है, और इस तरह के रेट कट से आपको कितना डिमांड में बूस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है? किस सेगमेंट, किस पॉकेट की हम बात कर रहे हैं, किस टिकट साइज की हम बात कर रहे हैं? कविता जी, ये जो खबर है आरबीआई की, जो आज का रेट कट हुई है, बहुत अच्छी खबर है रियल एस्टेट के लिए। बिकॉज हम ये फील करते हैं ये इंटरेस्ट रेट कट जो है आज जो है बैंक ने जो है पास ऑन नहीं किया अभी तक कस्टमर्स को, बट आगे जाके जरूर जो है जिस तरीके से और पैनल ने बताया कि और पॉसिबिलिटीज है रेट कट की होने की, इससे जरूर जो है डिमांड जो है बढ़ने की चांसेस और ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके का ग्रोथ हो रही है। एंड पिछले साल अगर आप देखेंगे 23 के साथ 2023 के साथ 2024 को कंपेयर किया जाए, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन दी टॉप 7 सिटीज में 4% की जो है गिरावट आई है। दो अगर वैल्यू टर्म में देखा जाए तो या कंपेयर किया जाए तो वो बड़ी है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वाज 4% लेसर देन व्हाट इट वाज सोल्ड इन 2023। तो ये ट्रेंड जो है हमें लग रहा था कि ये और नीचे होने की चांसेस है 2025 में, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये आरबीआई का रेट कट जो है, मेरे ख्याल से ये बूस्ट करेगी रियल एस्टेट को दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए। सेकेंडली, जिस तरीके से बोला आपने कि लग्जरी जो है बहुत अच्छी चल रही थी अभी तक जो है, एंड अभी जो है एक मेजर रीजन जो है कि जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कम होने की, ये बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज में प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो हम या फिर जो है प्राइसेस को कट करना पड़ेगा डेवलपर्स को, या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे पॉलिसी डिसीजन आना पड़ेगा जो कि कस्टमर्स की या कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस दे दें कि कॉन्फिडेंस को दोबारा से बढ़ाए। बट ये जो रेपो रेट को कम करने का जो मेथड है आरबीआई की तरफ से, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कस्टमर के लिए बहुत अच्छी जरिया है। और अगर आप देखा जाए तो जैसे ये पास ऑन जो है कस्टमर को मिलेगा, जिस तरीके से आपने बोला है कि कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, कस्टमर के हाथ में और ज्यादा पैसा आएगी, वो जरूर कहीं ना कहीं जो है रियल एस्टेट में दोबारा इन्वेस्ट हो सकता है, स्पेशली जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछला 3 साल में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉन्चेस भी नहीं हुई है, और जो है लोगों ने भी जो है खरीदारी नहीं किया क्योंकि इतना ज्यादा लॉन्चेस नहीं हुआ। बट अब आगे जो है मेरे ख्याल से इसकी जो सबसे ज्यादा फायदा जो है मेरे ख्याल से जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो है, जो लोगों को जो है जो पिछले कुछ सालों से एक बैक बेंचर होके बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा, स्पेशली जो है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए जो है, जो कि थोड़े से हेजिटेट कर रहे थे अपना प्लंज लेने के लिए, मे बी इट्स अ गुड मूव विद द रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। चलिए संतोष कुमार जी, आपसे आगे भी हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ खरीदारी करनी चाहिए फर्स्ट टाइम बायर्स और ख़ासतौर से अफोर्डेबल सेगमेंट में, लेकिन उस बीच एक अहम जानकारी दर्शकों को हम देना चाहते हैं। विजुजम पोर्ट पर एमएससी तुर्की का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप है ये, और विजुजम पोर्ट को अदानी पोर्ट संचालित करता है। और इसके विजुअल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर आते हुए फिलहाल देख भी रहे हैं, किस तरह से जो है इस दुनिया के सबसे बड़े इको फ्रेंडली कंटेनर का जो है वो स्वागत किया जा रहा है। विजुजम पोर्ट पर एमएससी तुर्की का जो है ये स्वागत हो रहा है।
ऑलराइट, चलिए अब चर्चा पर वापस से लौटते हैं और हेमंत मैं आपके पास आ रही हूँ। हेमंत, हमने बहुत बात यहाँ पर होम लोन के लिए कर ली है, लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा लोन मैनेज करने को मैं चाहती हूँ, या डेट मैनेज करने को, कर्ज मैनेज करने को लेकर हमें बात करनी चाहिए। एक चीज़ तो है कि गोल्ड लोन्स पर दिशा निर्देश या उसकी सख्ती को लेके नए दिशा निर्देश आने का हम सबको इंतज़ार है, जो कि अभी तक आए नहीं है। एक तो वो बात हमको समझाइएगा। कंपनियों के लिहाज से शायद ये समझाइश ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही निर्देश आने का, आदेश आने का कुछ ऐलान हुआ तो तमाम काउंटर्स में गिरावट हमने देखी, लेकिन उसके बाद ऐसा भी एक स्टेटमेंट आई है गवर्नर साहब की, कोई और सख्ती का फ़िलहाल यहाँ पे ऐलान होने की संभावना नहीं है या बहुत कम है, हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो वो मांजरा हमको समझाइएगा, और दूसरा मुझे ये जानना है कि अब अपने लोन पोर्टफोलियो को आप मैनेज कैसे करें। होम लोन की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब ये कटौती हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के पास पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों ने कार लोन ले रखे हैं अपने ऊपर, होम लोन तो खैर उनके पास है ही। अब इस पूरे कर्ज के पोर्टफोलियो में कहाँ छुटकारा पाया जाए सबसे पहले, और उसकी रणनीति क्या हो? गोल्ड लोन की अगर हम बात करें, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि उन्हें कुछ इरेगुलरिटीज दिख रहे हैं गोल्ड लोन मार्केट में, और वो उसको एड्रेस करना चाहते हैं, और उसके लिए नए गाइडलाइंस निकाले जाएंगे लेंडर्स के लिए। अभी हमें इस पॉइंट पे नहीं पता है कि वो गाइडलाइंस क्या हैं। एक ड्राफ्ट इशू किया जाएगा पब्लिक कमेंट्स के लिए। वो ड्राफ्ट अभी तक हमारे हाथ में आया नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम आगे बात कर सकते हैं। बट इन द पास्ट हमने देखा है कि आरबीआई ने अलग अलग चीज़ों पे रेड फ्लैग उठाया है। अब गोल्ड लोन्स में इन द पास्ट हमने देखा है कि वैल्यूएशंस को लेके बात हो सकती है, या लोन टू वैल्यू रेशियो ठीक से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस पे प्रॉब्लम हो सकता है। इनकरेक्ट रिस्क वेट लगाया जा रहा हो, या केवाईसी में इशू हो, या फिर ऑक्शन प्रोसेस में कंज्यूमर्स को बराबर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज इन द पास्ट आरबीआई ने हाईलाइट किए हैं। इस बार कौन सा इशू है हमें क्लैरिटी नहीं है एट दिस पॉइंट, बट जब भी वो क्लैरिटी मिलेगी हम उस पर और आगे बात कर सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल था कि डेट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। देखिए, अगर हम होम लोन की बात करें, होम लोन एक बहुत बड़ा लोन है। टिपिकली ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा लोन होने वाला है। अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है 20 साल के लिए, तो आप लगभग उतना ही ब्याज भी चुकाएंगे ओवर 20 ईयर्स। आप 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो लगभग आप उतना ही ब्याज चुकाएंगे। क्योंकि उस लोन का खर्चा इतना ज्यादा है, आपको एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए। अगर मैं अपने पीयर्स की बात करूं, मैं अपने पीयर्स के साथ अगर बात करता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं वो अपने होम लोन को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सबका फोकस इंटरेस्ट रेट पे तो रहता है डेफिनेटली, बट क्या प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए जिससे उनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए और वो जल्दी डेट फ्री हो जाए, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं है लोगों का। और आई थिंक लोगों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना लोन चुका पाए, जल्दी से जल्दी डेट फ्री हो पाए। और ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जो पैसा वो ईएमआईज पे बचा लेंगे, वो फिर अपने दूसरे एस्पिरेशंस पर वो लगा सकते हैं। वो सेम पैसा वो रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेव कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एलोकेट कर सकते हैं, या फिर अपने दूसरे एस्पिरेशंस, ट्रैवल हो गए या प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदना हो गया, वो सारे एस्पिरेशंस को पूरा कर सकते हैं ज्यादा आसानी से। देखिए, अभी नंबर 1 सबसे पहले तो आपको रीफाइनेंस का ऑप्शन देखना चाहिए। ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था अभी। रीफाइनेंस जब आप करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाएगा, क्योंकि नए लोन्स पे इंटरेस्ट रेट काफी कम है। हम मार्केट में आज के दिन हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट 8.1 तक आ गया है, और आज के रेट के बाद आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि होम लोन्स वापस 8% के नीचे चले गए हैं। 7.9 7.85 के आसपास आ जाएंगे। अगर आप 7.8 7.9 से बहुत ज्यादा चुका रहे हैं, मान लीजिए 8.5 या उससे ज्यादा है अभी आपका रेट, तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एक रिफाइनेंस या बैलेंस ट्रांसफर। और मैं समझ सकता हूं कि ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है ये प्रोसेस, उसमें पेपर वर्क और वो स्ट्रेस, और वो आपको सब वापस से उसके साथ डील करना पड़ेगा। आपने एक बार कर लिया है और वापस आप क्यों करें, बट उसमें आपकी बहुत बचत हो सकती है। स्पेशली अगर आपका ज्यादातर लोन अभी भी बाकी है। अगर आपका आधा से ज्यादा लोन और आधा से ज्यादा टेनर अभी भी बाकी है, तो आपको डेफिनेटली ये ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत पावरफुल टूल है वॉलंटरी ईएमआई हाइक।
इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, बट वॉलंटरी ईएमआई हाइक बेसिकली ये होता है कि आपने लोन लिया है और आपका ईएमआई फिक्स हो गया है लोन के शुरुआत में, और लोन के एंड तक आप वही ईएमआई मेंटेन करने के बारे में सोचते हैं। बट अगर आप वॉलंटरीली खुद ही अपनी ईएमआई 5% बढ़ा लें या 10% बढ़ा लें आपकी इनकम राइज के अलाइनमेंट के साथ, अगर आपकी इनकम जी। बढ़ रही है तो आप जरा सा उसमें से ओके। वॉलंटरीली ईएमआई बढ़ा लीजिए। सो ओके। उससे आपका जो डेट फ्री होने का जो जर्नी है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाएगा, और आपको लमसम एब्सोल्युटली। प्रीपे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका लोन जो है बहुत जल्दी जल्दी जी। क्लोज होता जाएगा। और लास्ट ओके। ऑप्शन है लमसम प्रीपेमेंट, जिसमें बिल्कुल, हाँ। आप थोड़ा थोड़ा जब भी अपनी क्षमता के हिसाब से जब भी हो सके लोन आप अकाउंट में डाल चुका दीजिए। सकते हैं। आपका हाँ टेनर कम हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी ओके। डेट फ्री हो जाएंगे। ओके। ओके। पुनीत, आपके पास आऊंगी क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि डेट में निवेश विकल्पों पे बात की जाए। डेट म्यूचुअल फंड्स, कैसे इनका एज थोड़ा सा ज़्यादा होगा फिलहाल फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले, और किस तरह से इनका चुनाव किया जाए अपने लिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आगे जाके वो रेट कट्स जब आते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। सो सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना है वो ये कि उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और किस हद तक वो रिस्क ले सकते हैं। तो हर एक डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल रहता है। तो द इन्वेस्टर हैज़ टू उनको अपने रिस्क को मद्देनजर रखते हुए अपने हिसाब से डेट कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स भी ले सकते हैं, डायनामिक बॉन्ड फंड्स भी ले सकते हैं रिस्क को ध्यान में रखते हुए, और उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है तो मनी मार्केट फंड्स हैं जो कि अप टू 1 ईयर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेन जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेट फंड्स जो हैं वो डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल को एड्रेस करते हैं, उनकी ज़रूरतों को एड्रेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नीड्स को एड्रेस करते हैं। तो टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड द रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ही हैज़ टू डिसाइड कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। अक्रॉस द बोर्ड डेट फंड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, और आगे जाके हमको ये ऐसा लगता है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। संतोष जी, आपके पास आएंगे क्योंकि आपने कहा कि अफोर्डेबल और फर्स्ट होम बायर्स के लिए बहुत बढ़िया मौका है। कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो फिलहाल डिमांड में आते हुए दिखाई दे रही हैं, और कहाँ कहाँ आप भी रेकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप घर खरीदना ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करने जैसा भी एक लॉजिक ज़रूर लोग अपनाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो कि उसको एक कंजम्पशन के तौर पर देख रहे हैं, तो बहुत सारी बातें जो है कंसिडर करनी होती है, वो वहाँ पे रहने वाले होते हैं। तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पर आप रेकमेंड करेंगे, जहाँ पर फिलहाल डिमांड और अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्रीज काफ़ी अच्छी है, अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है? क्या क्या होगा आपकी रिकमेंडेशन की लिस्ट में? कविता जी, फर्स्ट टाइम जो होम बायर्स होते हैं वो हमेशा जो है उनको एक तरह से जो है ज्यादा चॉइस नहीं मिलती है कि बिकॉज ही इज नॉट बाइंग इट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो उनके लिए तो जरूरी है कि एक छत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जहां पे वो काम करते हैं, जहां पे उनको जो है अपनी वर्क प्लेस पास पड़ता है, एंड प्लस wherever the economic conditions are better, वहीं पे जाके घर खरीदना, चाहे वो घर का जो उनकी जो वाइफ की या उनकी जो वर्क प्लेस है या उनका बच्चों का स्कूल की, और जहां जहां एमिनिटीज अवेलेबल है वो जो है फर्स्ट बायर के लिए अच्छी लोकेशन है, चाहे वो किसी भी सिटीज के अंदर हो। क्योंकि फर्स्ट होम बायर को बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलती है, उसको उनकी जरूरत को जो है पूरी करनी जो है वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो इसी वजह से जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनके लिए जो है जहां पे उनको जरूरत है वहीं पे घर खरीदना चाहिए। अगर आप किसी भी सिटीज के बारे में अगर आप पूछते हो, आज के दिन में जो है बेंगलोर और एनसीआर जो सिटीज जो है बहुत अच्छी परफॉर्म किया पिछले 2-3 सालों में। बिकॉज अगर आप प्राइस के हिसाब से देखोगे, एनसीआर ने सबसे ज्यादा मतलब 34% की ग्रोथ दिया है, और बेंगलोर ने जो है करीब करीब 20% की ग्रोथ प्राइस में दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हो, जहां पे आपको अच्छी रिटर्न नजर आती है वहां पे ही करना चाहिए।
जहां पे जो आपको लगता है स्पेशली दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर यू बाय ए प्लॉट टू बिल्ड रेसिडेंसेस और आप जो है कंडोमोनियम ले लीजिए या अपार्टमेंट्स ले लीजिएगा। आज के दिन में जो है सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव, अगर आप इन्वेस्ट करते हो कोई रेसिडेंशियल प्लॉट में जहां पे अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुकी है, जहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे जो है सबसे ज्यादा रिटर्न ज्यादा मिलने की ऑप्शन है। तो इसी आपको ये देखना चाहिए अगर इन्वेस्टर है तो जहां पे जो है फॉर एग्जांपल आप आज के दिन में जो है दिल्ली के अंदर जो है बहुत बड़ी हवा है कि मास्टर प्लान पास होने वाला है, मास्टर प्लान पास होने वाला है। मास्टर प्लान में जो है नया जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज अब एमर्ज होने वाले हैं, जहां पे आप देखोगे बिजुआन से लेकर जो है रोहिणी की दिल्ली को लेके सवाल हमेशा रहेगा कि मास्टर प्लान पहले भी बहुत बनते आए हैं, कब तक पास ऑन होगा, कब तक लागू होगा, वो सवालिया निशान है क्योंकि वहां पर एक राजनीति का मामला है। लेकिन देखिए आपने बहुत सारे ऐसे मुख्य बिंदु सामने रखे हैं जिसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। दर्शकों को यही बताना था कि एक तो आप अपने कर्ज को लेकर, अपनी ईएमआई को लेकर सही प्लानिंग करना शुरू कर दे और साथ ही अपने निवेश को लेकर प्लानिंग भी करना शुरू कर दे, क्योंकि अब जहां तक निवेश की बात है, इक्विटी बाजार के अलावा कहां कहां अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट करना है, जहां पर थोड़ा रिटर्न भी मिल सकता है, ये सब के टेक अवेज के लिए हमने ये पैनल बिठाया था। और आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का, आज बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी इस चर्चा में से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जो कि एक्शन ओरिएंटेड पॉइंट्स मिले होंगे जो तुरंत अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो लागू कर सकते हैं। एक छोटा